बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, इसमें यकीनी तौर पे कोई शुबा मौजूद नहीं है कि रियासत है तो सियासत है, मगर इत्तेफाक और यकजहती का जो पैगाम जिस फ्लोर से आना चाहिए वहाँ पर हमें नज़र आता है कि आस्तीनें चढ़ाए हर कोई दस्तों गिरेबां होने को तैयार बैठा हुआ है। एहसन इकबाल साहब की जो ऊंची उड़ान है उसने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो इक़्तिसादी तब्दीली का एजेंडा है उसको पीछे छोड़ दिया है, बल्कि वज़ीर आज़म के पैगाम में से अगर हम कह सकें कि PDM हुकूमत का किस्सा भी गोल कर दिया गया है। गवर्नेंस की सूरत हाल ये है कि बदतर है, मैशत की हालत ऐसी है कि शदीद नाजुक है, जबकि सिक्योरिटी सूरत हाल नहायती मखदूश है। खुजार का इलाका ज़ाहरी, जहां पर मुसलसल 8 घंटे तक दहशत गर्दों का हमला जारी रहा, इस मामले ने कई अहम सवालात को जन्म दे दिया है। दहशत गर्दी के इस नाक को कुचलने की जिम्मेदारी किसके सर पर है, इसके ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं। यह भी आपके सामने रखेंगे कि पॉलिसी को मुरतब करना सियासतदानों का काम है, मगर संजीदा गुफ्तगू की बजाय इंतकामी कार्रवाइयां, नामुनासिब अल्फाज और ऊ के साथ एहतजाज पर ही रियासती मामलात कब तक निपटाए जाएंगे, इसके ऊपर हम तफसील से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आमिर साहब, एक एहतजाज मैंने दिखाया, एक एहतजाज रोजाना आप भी करते हैं। आप कहते हैं आप रोजाना मुज़ाकरात का सवाल कर लेते हैं जिसका नतीजा लाहासिल है, छोड़ देते हैं मुज़ाकरात को। तो फिर किस पे बात करनी है आप बताइए। इकोनॉमी पे कर लीजिए, वो भी बुरे हालात में, सिक्योरिटी पे कर ले, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है, गवर्नेंस तो मौजूद ही नहीं है, किस पे करना चाहिए? जी, इन तीनों पे पाकिस्तान के 3 ही बड़े इश्यूज हैं। एक सिक्योरिटी का है, एक इकोनॉमी का है और एक गवर्नेंस का है। तो तीनों पे ही बात करते हैं। सिक्योरिटी की जो है बहुत सिचुएशन जो है ना वो ख़राब होती जा रही है। बुध वाले रोज़ ज़हरी तहसील है खुजदार डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पे हमला हुआ और वरना तो तवातर के साथ ये तकरीबन रोज़ ही हमले होते रहते हैं, मगर इसका जो स्केल था वो खौफनाक है और अभी तक उसकी किसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं देखी है। इसलिए ये ज़्यादा ख़तरनाक तशवीशनाक था कि इसके अंदर जो 80 लोग, 70 से 80 लोग, ये जो वहाँ के कमिश्नर हैं खुजदार के, उनका ये कहना है कि 70 से 80 लोगों ने हमला किया। वो 2 गाड़ियों में और मोटरसाइकिलों में आए। ये अखबारी रिपोर्टों के अंदर जो चीज़ें से छपी हुई हैं, आज बिजनेस रिकॉर्डर का एडिटोरियल की भी उसके ऊपर आया हुआ है। तो उनमें ये सारे लोग आए और उसके बाद उन्होंने 70 से 80 लोग, उन्होंने ज़हरी जो शहर है, टाउन, ये सनाउल्लाह ज़हरी जो चीफ मिनिस्टर हैं साबिक, ये उनका आबाई इलाका है, गांव है, टाउन है। टाउन को जिस तरह वो होता ही है काउबॉय की वेस्टर्न फिल्मों के अंदर जो है, दोनों चेक पॉइंट्स पे जो उनकी मेन हाई स्ट्रीट थी, वो चेक पॉइंट्स पे उन्होंने कब्जा किया और वो वहाँ पे 8 घंटे तक उनका ये कब्जा रहा। कम से कम 8 घंटे बाद सिक्योरिटी की को आई। लेवीज का उन्होंने जो है थाना चेक पोस्ट, उस पर कब्जा किया और उसके बाद उन्होंने वहाँ से 20 क्लाशनिकोव, 400 राउंड एम्यूनिशन के और ये ले उड़े वहां से। ये अखबारी रिपोर्टों की मैं बात कर रहा हूँ जो छपी हुई है जी। हाँ जी। उसके बाद जी उन्होंने उनका जो स्टाफ था उनको हॉस्टेज ले लिया। उसके बाद जो है उन्होंने रिकॉर्ड जला दिया, तोड़ दिया, फर्नीचर तोड़ दिया। उसके बाद म्यूनसिपैलिटी का दफ्तर था, वहाँ को उसको निशाना बनाया। फिर उसके बाद जो है नादरा का दफ्तर तोड़ा और उसके बाद एक बैंक जो था, उसके प्राइवेट बैंक जो है डाका मारा और वहाँ से 9 करोड़ रुपया जो है ना वो ले उड़े। और ये 8 घंटे तक एक पाकिस्तान के एक छोटे शहर के अंदर जो है फिल्म की तरह ये दंदनाते रहे और जाते वक्त ये वहाँ से गाड़ियाँ भी ले गए, मोटरसाइकिलें भी ले गए और ये हुआ। अब ये इतना बड़ा वाक़या होता है और इसकी ना तो कोई सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई इसके वहाँ तशवीश, ना कोई इसकी कोई तशवीश नज़र आई या कोई एक्सप्लेनेशन, ना वफाकी हुकूमत में जो लोग जिनको जिम्मेदारी है ये, वो ट्रैफिक के सिग्नल इस्लामाबाद के ना वो उसके फीते काटते नज़र आते हैं। रोज़ एक आधा जो है ना वो मीडिया के लिए एक मुसीबत है कि जी वो फीते काटने की जो ना तस्वीर दिखानी है। ये इतना बड़ा वाक़या होता है, इसका कहीं जिक्र नहीं है। ये मैंने कहा कि वाकयात यहाँ पे एक रूटीन बन गई है, मगर इसका स्केल और टाइमिंग और फिर जो है हमें इतलाएं आती हैं, TTP भी आज से वो इन्वॉल्व है, इंडिया भी इन्वॉल्व है, तो ये इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश है। मगर यहाँ क्या हो रहा है
यहाँ पार्लियामान के अंदर कोई इसका जिक्र नहीं है, ना एक्सप्लेनेशन आई है गवर्नमेंट की। तो ये अभी ये कल भी जो है इसके ऊपर इशू रहा, सेनेट के अंदर भी ये मामलात हुए, तो गवर्नमेंट बहुत इस पे बना रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल बड़ी सख्त बातें की कि ये इस तरह नहीं करना चाहिए। और भाई आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए। वैसे मैडम आपका भी कसूर है कि ये शुरू आपने भी करवाने में। मुझे आप रास्ता दें जरा, ये मेरा कसूर नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने खुद बताया कि आपने ये भी सुनवाया है शहबाज शरीफ साहब ने। तो अब ये हो रहा है तो मैं समझता हूं कि इनकी बात मान ली गई है। खुद इन्होंने सुजेस्ट किया अगर लोग इस पे कर रहे हैं, बजाय इसके कि पुरतशद्दुद हों, सड़कों पे आए, जुलूस जलसे निकाले जाएं और जो है सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए, तो ये एक बड़ा एक मुनासिब तरीका है एहतजाज का। इसमें गुस्सा खाने की क्या बात है। मगर बात यह है कि इस वक्त जो है गवर्नमेंट जो है इन इश्यूज के ऊपर, जो मैंने जिस तरह एक बड़ी संजीदा खुजदार वाला वाकया, जहरी वाला वाकया आया है, इनके बिल्कुल इस वक्त ये घबराए हुए हैं। गवर्नमेंट के अंदर ना एक अजीब सा इस वक्त एक डिसीजन मेकिंग का एक प्रॉब्लम आया हुआ है। एक इनके यहाँ एक पैनिक सा नजर आता है। पता नहीं ये जो मंसूर अली शाह साहब ने ये 3 मेंबर का बेंच जो है उसके ऊपर बात करेंगे कि वो उसका कॉल अप कर लिया है और वकीलों को कहा है कि जनाब इस बात पे वो गौर करेंगे कि ये 26वीं आईनी तरमीम से ने जो इख्तियारात ले लिए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अलावा जो अदालत से, तो क्या वो ले सकती है? ये कहीं आइन के ऊपर की आज़ादी आइन या अदलिया के ऊपर ये हमला तो नहीं है। अब वो एक बड़ा, पहले किसी ने उसको लाइटली लिया हुआ था, आज उन्होंने ऑर्डर भी इशू किया है, तो शायद उस वजह से है क्योंकि अभी लड़ाई चल रही है उनकी गवर्नमेंट की। आज उसके ऊपर भी बात करेंगे कि डार साहब जो है ना वो घर पे बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो घूम फिर से कभी दाएं से कभी बाएं से वो इख्तियार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग, खास तौर पे फाइनेंस के बगैर वो रह नहीं सकते। वो फॉरेन मिनिस्ट्री हालांकि बड़ी बाइज्जत मिनिस्ट्री है मगर वो खुश नहीं है, वो घूम फिर के दाएं बाएं से। तो उन्होंने जो अभी एहसन इकबाल साहब के जरिए जो उड़ान की इतनी बड़ी वो जो उड़ान उड़ाई गई, उसके बाद इतनी मीडिया कैंपेन की गई, इश्तिहारात दिए गए, तो उससे एक दिन पहले जो है वो औरंगजेब साहब कह रहे हैं कि मैंने भी एक प्लान दिया हुआ था, तो वो 5 ईज गायब हो गए हैं। और अब आज पीएमओ की उनकी जो वेबसाइट है सरकार की, जो प्राइम मिनिस्टर की, उसके ऊपर जो है वो जो उनका प्लान है वो लग गया और उड़ान बीच में से गायब हो गई है। सो ये मामला चल रहे हैं। इसके ऊपर तीनों के ऊपर हम सिक्योरिटी के ऊपर भी, इकोनॉमी के ऊपर भी और गवर्नेंस के ऊपर भी, तीनों में सेगमेंट 3 सेगमेंट्स के अंदर ये बात करेंगे। मगर अभी ये जो है ये मैं चाहूंगा आमिर साहब इन तमाम चीजों में एक चीज आपने ऐड की, वो केसेस के हवाले से है, वो अदालतों के हवाले से है, वो लीगल मामलात के हवाले से है। आज हमारे साथ स्टूडियोज में इमरान खान साहब के वकील भी हैं, माहिर कानून भी हैं, फैसल चौधरी साहब, वो मौजूद हैं अदालती मामलात और केसेस के हवाले से उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। जी फैसल, मैं आपसे मैं वैसे ये मुज़ाकरात के ऊपर रोज एक घंटे का प्रोग्राम है ना, मैं इसमें मैं नहीं उलझना चाहता, मगर बहरहाल ये क्योंकि आपकी पर्सन है और कल जो है आपके ही बयान चल रहे थे टीवी के पर जो है ना मोस्ट शॉर्ट आफ्टर पर्संस में आप आ चुके हुए हैं, तो ये आप लोग जो ये इसरार कर रहे हैं कि फैसला सुनाएं जिधर मर्जी इधर वे, तो ये जो आर्गुमेंट दिया जाता है कि अगर वो आ भी गया फैसला हमारे खिलाफ तो हम हाई कोर्ट से जो है ना वो इतना ओपन एंड शट दोनों के बकौल ये केस है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मगर उस वक्त तक तो नए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज आ चुके होंगे, अपनी मर्जी का जज होगा, अपनी मर्जी का फैसला होगा। देखिए आमिर साहब, इतना आसान नहीं होता है। ये जजेस सारे अपॉइंट होंगे तो फिर उसके बाद 17 तारीख को मेरे ख्याल उनकी जुडिशल कमीशन की 17 तारीख को उसके तो प्रोसेस होता है ना अपॉइंटमेंट का भी। चलें अगर हो भी गए तो ये किसी भी कच्चे जज के लिए इतना आसान नहीं होता कि, और ना ही हम होने देंगे। अगर इसमें जजेस लगाने का क्राइटेरिया यही है हुकूमत का कि जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसले दिए हैं उन्हीं जजेस को उनके ख़िलाफ़ चाहे कोई इंक्वायरी भी पेंडिंग पड़ी हो उसके बावजूद उनके एलिवेशन का नाम देना है और उनको एलिवेट करना है, तो फिर हम ये फेयर ट्रायल का बुनियादी तकाजा है कि इंडिपेंडेंट जज चुने। ऐसे किसी जज के सामने हमारा केस लगेगा तो फिर हम हक बजानिब होंगे, हम उन पे मोतरज़ भी होंगे और हम जो है अपना केस जो है किसी ऐसे आज़ाद ट्रिब्यूनल्स के अंदर भी तो ऑलरेडी वो उनके घर के सारे जज आ गए हैं और इत्तफाकन जो है उनके अपने ख़ानदान के सारे केसेस जो है उन्हीं जजेस के पास हैं, रिटायर्ड जजेस के पास।
ट्रिब्यूनल्स में इशू ये होता है कि ट्रिब्यूनल में तो जजेस लिमिटेड तादाद में होते हैं और एक आधा जज ही होता है एक डिवीजन में, ये जिस तरह से भी। पॉइंट ये है कि अपनी मर्जी के जजेस जो हैं हर लेवल पे वो नजर आ रहे हैं, लग रहे हैं। 26वें आईनी तरमीम के बाद कोर्ट पैकिंग का एक सिलसिला तो शुरू हुआ है और अनफॉर्चुनेटली जो है वो कोर्ट को निगी कर लिया गया है और कोर्ट्स को के जो मामलात हैं उनको इस तरह से कंट्रोल कर लिया गया है कि जजेस के दरमियान भी एक तासुब की फ़ज़ा है, यानी बाज़ जजेस जो हैं वो आइनी पावर्स यूज़ कर सकते हैं और बाज़ जजेस जो हैं वो आइनी पावर इस्तेमाल करने से उनको मना कर दिया गया। और जुडिशल कमीशन जिसकी हैयत इस तरह से तरतीब दी गई कि हुकूमत को हर तरह फ़ायदा हो, तो इससे अदालत के वक़ार में अदालत की जो हैसियत है, अदालत की गैर जानबदारी है, इन पे शदीद सवालात उठ रहे हैं। और इसी वजह से आप देखिए कि सुपीरियर कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में एक जजेस के अंदर भी बेचैनी डेफिनेटली है। आप कह रहे हैं बेचैनी। मैं चीफ जस्टिस साहब का जो कल उनकी मुलाकात हुई है सहाफ़ियों से भी और बाहर के लोगों से भी, तो वो कह रहे हैं कि अब ये बिल्कुल एक सुनहरा दौर आ चुका हुआ है और पहले जिस तरह जजेस की आपस में एक टेंशन तनाव का मामला था, अब कोई तनाव नहीं रह गया किसी किस्म का। देखिए जजेस के माबैन तनाव उनके इख्तियार ही नहीं रह गए, तो फिर उसके बाद तनाव किस बात का है कि तनाव का फैसला नहीं है। पहले तो बात यह है कि जजेस के बीच में इसका मतलब तनाव तो रहा। काजी फायज ईसा ने कैंपिंग तो की, उन्होंने डिफरेंट कैंप बनाए और जजेस को डिवाइड एंड रूल के तहत जो है वो उन्होंने किया। आज 13 जनवरी है, आज तारीख के कब्रिस्तान में फायज ईसा दफन है, लेकिन जिनका निशान लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, वो जेल में भी बैठे भी ज़िंदा हैं और तहरीक इंसाफ कायम है। तमाम तर जबरी जो रियासती जबर फस्तायत के बावजूद तहरीक इंसाफ भी है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी हैं, तहरीक इंसाफ के लीडर भी हैं, उनका नज़रिया भी कायम है। तो यही बात होती है कि कोई लोग अगर जो सियासत को और नज़रिए को, सोच को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, आप अभी जो ये फरमा रहे थे कि हम इतनी आसानी से ये जजेस जो है इस तरीक़ाकार से नहीं लगाने देंगे, मगर लास्ट टाइम जो मंसूरुद्दीन शाह साहब ने जब इतराज़ किया था, जस्टिस मंदूक खिल साहब इस चीज़ के इंचार्ज बनाए गए थे, तो वो जो सारी उन्होंने नए अब कुछ बताया गया था हमें कि कानून कुछ उसका जो है रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो कुछ बना लिए हैं, तो उसके बाद अब क्या स्टेटस है उसका, सूरत हाल है और आप लोग कैसे रोक पाएंगे, क्या करेंगे? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम ऐसे जजेस के पास हमारे केस लगाए गए, अब जजेस की अपॉइंटमेंट जो है ज़ाहिर है वो तो मेजॉरिटी के हिसाब से होनी है, तो यहाँ पे तो ये भी रिवाज है कि जज साहब जो कि खुद उम्मीदवार हैं उन्होंने खुद को वोट दे के बेंच का सरबराह भी बनाया। तो ट्रांसपेरेंसी के हालात तो ये हैं कि यहाँ पे खुद ही अपने आप को वोट किया जाता है। तो हम अगर केसेस ऐसे जजेस के पास लगाए जाते हैं जो कि तासुब बरतते हैं, जिनके ख़िलाफ़ हमारी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर आमिर साहब खातिर जमा रखें वो जज साहबान भी और जज साहबान के पास लगाने वाले भी, इस पर भरपूर मज़ाहमत आइन और कानून के दायरे में की जाएगी। जज साहब वो तो ये कहते हैं मर्जी के मनपसंद जज लगाए जाएंगे या नहीं लगाए जाएंगे, पीटीआई इसका फैसला नहीं करेगी, जो कानूनी लिहाज से बेहतर होगा वही जज सामने आएगा, आपकी मर्जी के जज नहीं ऐसे नहीं होता। मर्जी के जज नहीं चाहते हैं हम, इंडिपेंडेंट जजेस चाहते हैं हम, वो जजेस चाहते हैं जो कि इंसाफ करने के अहल भी हों और कर सकें। बाज़ जजेस जिनका मैंने देखा कि मैं वही कह रहा हूँ कि अगर क्राइटेरिया ये रखा गया है कि उन्होंने जो फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ दिया है उसके अलावा जो है, और वो भी सस्पेंड हो गया, उसके अलावा उनके रिकॉर्ड के ऊपर कोई ऐसा फ़ैसला नहीं है या कोई ऐसे काबिल ज़िक्र कारकर्दगी नहीं है, तो फिर आप ये बताइए कि जिनका फ़ैसला पहली हेयरिंग में दूसरे हेयरिंग में सस्पेंड कर दिया गया और एक उन्होंने इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखे बगैर एक ट्रायल किया हो, ट्रायल का फैसला अपसर्ट किया गया हो, कानून के खिलाफ किया गया हो, ज़ाब्ते को पस नज़र डाल के जो है वो किया गया, तो फिर ऐसे जज को आप गैर जानबदार या तो नहीं कह सकते, क्योंकि अदालत तो होती वो है जहाँ से इंसाफ की तवक्को हो जाए और इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो ऐसे जजेस जो हैं जो कि जस्टिस डिस्पेंस करते वक्त अपने ज़ाती तासुब को बरतरी देते हैं उनको या उनको अजीज़ रखते हैं, तो उनसे इंसाफ की तवक्को तो नहीं है। और फेयर ट्रायल का बुनियादी तकाजा है कि आप हमें ट्रांसपेरेंट ट्रायल दें। ये मंसूर अली शाह साहब ने जो अभी 16 तारीख को जो है टेकअप कर लिया है कि केस तो वो था कस्टम्स एक्ट के अंदर जो है उसके मुतल्लिक,
मगर उससे हटके ये आ गया कि 191A जो 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए ऐड की गई है, तो ये क्या इख्तियार आइन का जो ले लेती है अदालतों से, जो कि आइनी अदालतें नहीं हैं उनसे आइनी चीज़ों को करने का? तो ये क्या ये जो एक वो आ गई है 16 तारीख को जो टेकअप किया जा रहा है, आपको लगता है कि इसके ज़रिए इसमें कुछ जान है, इसके ज़रिए वो 26वीं आइनी तरमीम को फारिग कर सकते हैं? देखिए आमिर साहब, ये मसला जो है कानूनी से ज़्यादा, ये इसको आप इस नज़र से देखें, क्या मंसूर अली शाह के साथ बाकी जजेस खड़े हैं? एपेक्स कमेटी ने 26वीं आईनी तरमीम, मगर पहले आइन की बात कर लेते हैं। आइनी तौर पे अगर 3 मेंबर बेंच जो है वो ये कह देता है कि जनाब ये जो 26वीं आइनी तरमीम है, ये 191A जैसी तरमीम जो है, ये आज़ादी अदलिया के ऊपर एक ये उसकी कदगन है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे देते हैं, तो क्या ये आइनी तौर पे कर सकते हैं? क्या इस फैसले पे अमल दरामद होगा? वो तो अमल दरामद तो फिर वो जो महदूद वो जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला उस पर नहीं हो सका, मगर एक तो बहुत बड़ा बहरान तो आ जाएगा ना अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट बहरहाल कर देती है। तो 26वीं आईनी तरमीम अगर उड़ जाती है तो सारा ये आईनी अदालतें उसी के ऊपर पिरामिड बैठी हुई है। मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ और ख्वाहिशात जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ है, और मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसी बदनीति की बुनियाद पे और बदनीयत तरीके से और बुरे तरीके से लाई गई है जो कि ख़िलाफ़ कानून भी है, ख़िलाफ़ आइन भी है। लेकिन मेरे ख़्याल में जिन मंसूर अली शाह साहब को मैं जानता हूँ वो इतने ज़्यादा एडवेंचरिज्म के शौकीन नहीं है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से बाकियों को आप एडवेंचर कह रहे हैं, ये इस मामले में इसके मामले में तो वो कंसिस्टेंटली यही कर रहे हैं चौधरी साहब, कंसिस्टेंटली वो खतूत भी लिख रहे हैं, तकरीरों में भी ये कर रहे हैं कि इसके ऊपर पहले भी वो फुल कोर्ट का सारा वो कह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है वो उनकी। मैं आप कह रहे हैं कि वो एडवेंचरिज्म है, मुझे तो ये बड़ी नॉर्मल बात लगती है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवेंचरिज्म होता है, वो लीगल एक टर्म है। नहीं मेरा आप मुझे बताइए ना कि मंसूर अली शाह साहब के साथ कितने जज खड़े हैं? ये बेंच के अंदर तो जो मुझे माइल लगता है उसी तरह भी लगता है। ये तो 3 बेंच ने फैसला करना है ना। वैसे तो मतलब ये प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए, ये प्रोफेशनली भी अनएथिकल होता है, लेकिन देखते हैं 16 को क्या होता है और 16 के बाद क्या होता है। मुझे लगता है कि अगर ये फैसला आ भी जाए तो फिर भी इस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस हुकूमत का रिकॉर्ड है कि उन्होंने अदालती फ़ैसलों को, अदालती नज़ीरों को जो है जजमेंट्स को उन्होंने कागज़ के एक टुकड़े से ज़्यादा अहमियत नहीं दी। KP का सूबा रिप्रेजेंट नहीं हो रहा सेनेट में, और इनकम्प्लीट हाउस जो है वो लेजिस्लेशन कर रहा है, अदालत में पटिशनें पेंडिंग पड़ी हैं, अदालतें जो हैं वो शहरी और बुनियादी हकूक़ की हिफाजत में बुरी तरह नाकाम हैं, लोगों को इंसाफ से के जो निज़ाम से तवक्कुआत कम होती जा रही हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर को पॉलिटिकल परसिक्यूशन का पॉलिटिकल टारगेट बनाएंगे तो फिर अदालती निज़ाम पे जो यकीन है। आपके बातों से तो ये लग रहा है कि बस इस पे इत्तेफाक कर लेना चाहिए, तकिया कर लेना चाहिए, और कोई ये 26वीं आईनी तरमीम या आईनी बेंचेस जो हैं ये बिल्कुल इसी तरह ही रहेंगे। अगर इस तरह है तो फिर ये मुज़ाकरात जो आप लोग करने जा रहे हैं कि इसके ज़रिए कोई हल निकलेगा, तो ये हल क्या है? फिर ऐसे ही रहेगा। देखिए हमारे पास तो आमिर साहब और कोई ज़रिया नहीं है। देखिए सियासी जमातें तो मुज़ाकरात ही करेंगी ना, उनके अलावा तो डायलॉग के अलावा कोई और हथियार हमारे पास होता नहीं। हम तो गनर्स तो हैं नहीं कि बंदूक रखें गनपट्टी पे। इशू ये है कि लोगों को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, वकला को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, बार एसोसिएशनों को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, बार कौंसलों को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि बुनियादी हकूक़ के बग़ैर जमहूरियत नहीं होती। बुनियादी हकूक़, इंसाफ की फ़राहमी, आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया और रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस मुल्क में अभी मुक़य्यद है। इसमें आइन जो है वो भी आज़ाद नहीं है, मुअत्तल है, बुनियादी हकूक़ फ़राहम करने में अदालतें नाकाम हैं, इंतज़ामिया ने अपना तसल्लुत जमाया हुआ है, मार्शल लॉ की एक जैसी एक सूरत हाल है। इसमें या तो सारे खड़े होंगे तो और अपने हकूक़ मांगेंगे
तो रियासत से हकूक इस तरह से आएंगे। अगर एक आदमी एक आधा जो है ऐसा होना चाहिए, मगर ऐसा हो नहीं रहा कि वकला में ठीक है एक बड़े नामवर लोग हैं, वो एक्शन कमेटी जो उन्होंने बनाई हुई है, तमाम ही पाकिस्तान के बड़े वकला उसमें शामिल हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन के अलावा कुछ कर नहीं पाया अभी तक। मगर वही ना, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अगर नतीजा देखा जाए, जो इलेक्शंस का नतीजा आया, उसके अंदर तो एक किस्म की वकला की एक बहुत बड़ी अक्सरियत ने 26वीं आईनी तरमीम को एक्सेप्ट भी कर लिया है, वो तो वेलकम करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं पंजाब में, आपने देखा वहाँ पे हुकूमत के उम्मीदवार को या हुकूमत जिनको सपोर्ट कर रही थी वो बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई है। बहुत सारे यहाँ पे नौजवान वकला हैं, जहाँ पे ज़्यादा तादाद है वकला की, वो 26वीं आईनी तरमीम को रिजेक्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल में कि जो इलेक्शन है वो जो 26वीं तरमीम के मुखालिफ ग्रुप था उन्होंने उस तरह से नहीं लड़ा जिस तरह से लड़ना चाहिए था, और उन्होंने शायद उतनी मेहनत नहीं की। और इलेक्शन जो भी हो, इलेक्शन में मेहनत करनी तासुर ये है और कि एक तनाज़ा आ गया ना दोनों तरफ से, कुछ वो है, मगर एक बहुत बड़ा तबका है जो कि 26वीं आईनी तरमीम को इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है कि एंडोर्समेंट है उस तरमीम की, और वो इसके साथ हैं ये दोनों। तो आमिर साहब फिर 8 फरवरी को तो फिर 9 मई का भी एंडोर्समेंट नहीं हुआ अवाम की तरफ से, तो वहाँ पे फॉर्म 47 लगा ना? नहीं, अवाम के तरफ से 8 फरवरी के अंदर वो तो फॉर्म 45 तो लगाना पड़ा, मगर अवाम की हद तक उन्होंने तो अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस जिस तरीके से वो रिजल्ट दिया, वो एक वहाँ से तो वो आया। उस तरह की वकला के अंदर जो है ना वो वाली स्पिरिट या उसके लेवल का वो नहीं नजर आया। नहीं, वकला में जो नौजवान वकला हैं उन्होंने मायूस नहीं किया, वो हमेशा आइन के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन बार काउंसिलों में, बार एसोसिएशनों में वैसा वेलर और वैसा करंट नज़र नहीं आया जैसा होना चाहिए था। 26वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के निज़ाम अदल को जकड़ लिया है ऑक्टोपस की तरह, और वहाँ पे अब सांस लेना भी मुहाल है। अभी लाहौर में मेरी खुद एक CPLA जो अभी मैंने अपील फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे ये एतराज़ लगा कि आइनी बेंच नहीं है, हम आपकी रेट पटिशन नहीं सुन सकते हैं। तो ये इसके जब वहाँ के आइनी बेंच भी नहीं आपने बना रहे और आप वहाँ पे सुनना भी नहीं चाह रहे, ऑब्जेक्शन जो हैं वो सस्टेन हुए, उसकी कुछ भी वजह हो सकती हैं। लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आएगा तो हम देखेंगे। तो इस क्योंकि ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, तो इस की बुनियाद पे मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से मेरा ख्याल तो ये जो सुप्रीम कोर्ट जो देख रही है मामला आ रहा है, ये आपने ऑक्टोपस का हवाला दिया, लगता है तासुर ये मिलता है कि आप लोग ऑक्टोपस के टेंटिकल्स जो है ना उसके साथ ज़्यादा लड़ रहे हैं, उसका जो हेड है वो तो 26वीं आईनी तरमीम ही है। हम तो गुफ्तगू वाले हैं, हम तो गुफ्तगू ही कर सकते हैं, और गुफ्तगू के ज़रिए ही हम आगे आएंगे। एहतजाज हमने इस मुल्क में आपको आप गुफ्तगू के क्योंकि इस दौरान में मिलते रहे हैं इमरान खान से, तो उनको ये लगता है कि इस गुफ्तगू में से कुछ निकल आएगा? क्योंकि यही जो बहस कल चल रही थी कि जज साहब ने फैसला दे दिया, मुलाकात होती है नहीं होनी है, इसी में फंसे हुए हैं। देखिए, ये तो डिपेंड करता है इमरान खान की क्या आपको इस वक्त जो फ्रेम ऑफ माइंड? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो फ्रैंकली स्पीकिंग मुज़ाकरात से को बहुत ज़्यादा पुरुमीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुज़ाकरात के हक़ में हैं। और मुज़ाकरात में हम देखना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट कितनी संजीदगी से जो है अमल करती है, क्योंकि इस वक्त डिपेंड करता है मुज़ाकरात का जो सारा दारोमदार है वो हुकूमती अमल के ऊपर है। अगर हुकूमत का कॉन्डक्ट जो है वो संजीदा होता है, वो जुडिशल कमीशन की तरफ जाते हैं, उसमें ठोस कोई पेशरफ्त होती है नेक्स्ट सिटिंग में, तो फिर तो हम मुज़ाकरात करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास मुज़ाकरात को मुअत्तल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। फिर उसके बाद हम क्या लाएमल बनाते हैं वो फिर उस वक़्त सामने आएगा। लेकिन इस वक्त हुकूमत की तरफ से जो आज चौधरी एजाज साहब का भी प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं अमल दरामद हो सका, उस पर मज़ाक़ा खेज किस्म के तावीलें पेश की गई सेनेट में हुकूमत की तरफ से, और ये एक अजीब तावील वैसे ये इमेजिन करना बड़ा मुश्किल काम है कि सेनेट चेयरमैन बहरहाल एक जो ना वो कहते हैं हार्ट बीट अवे फ्रॉम प्रेसिडेंसी जो है वो है, एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं, कि उनका ये आए और एक वहाँ पे जेलर साहब जो हैं कोट लखपत के जो हैं वो कहें कि नहीं मैं नहीं एंटरटेन करता। देखिए, जेलर के ऊपर तो उंगली तानना या वो उंगली आसान होता है ना, उसकी तरफ इशारा करना। जेलर के पीछे जो कुव्वत है, जो ताकत है,
उसकी तरफ कोई इशारा नहीं चौधरी करता। साहब वो तो ये भी कहते हैं ना, पीटीआई के दौर में भी तो हमारे साथ यही इंतकामी कार्रवाइयां हुई, हमारे लोगों के भी प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी तो किसी पूरी के होते कौम थे के वो भी साथ नहीं फिर आते इंतकाम थे। लेना है। अगर इंतकाम ही सियासतदान जो हैं वो तो गलतियों से सीखते हैं, तो फिर वही हम बात करें कि ना ये गलतियाँ ना ये जमहूरी लोग हैं, ना इनके जमहूरी रवैया है। ये आमरीत की गोद में पैदा होने वाली एक ऐसी जमात है जिसके लीडर जो हैं वो आमरीत को कबूल भी करते हैं, आमराना रवैयों के भी अकास हैं इनके। आपके ख्याल में ये पंजाब गवर्नमेंट की के इशारे की वजह से नहीं हुआ या और कुछ ताकतें हैं? मेरा ख्याल में पंजाब हुकूमत उन ताकतों के साथ मिल के इस ऑर्डर को फ्लाउट करने की जिम्मेदार है, और पंजाब हुकूमत जो है वो इतनी भी कमज़ोर नहीं है और जेलर इतना भी तगड़ा नहीं जितना उसको बना के पेश किया जा रहा है कि वो पूरी हुकूमत को जो है आंखें निकाल के वो कहे कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल नहीं करता। ये जो डायलॉग हो रहा है असल में तो ये फिर उन ताकतों के साथ ही हो रहा है। आपकी गट फीलिंग क्या है? आपको क्या लगता है कि इसका कोई निकल आएगा? ये कोई डिमांड्स मानी जा सकती हैं, मान लेंगे? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें थर्ड सिटिंग का इंतज़ार करना पड़ेगा, और जिस तरह का एक सेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट में एक लोगों का है वो तो इस मुज़ाकरात के सारे अमल को सबोटाज करना चाहते हैं, वो मुज़ाकरात के अमल को ही जो है वो फारिग करना चाहते हैं। नेक्स्ट सिटिंग के बाद ही आप लोग ये भी पॉसिबिलिटी है कि 31 तारीख तक का इंतजार ना करें, वो कहें जी आप ही फैसला हो गया है कि ये इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला, सो लिहाजा दी डायलॉग इज फिनिश्ड। देखिए, अगर तो 31 तक का हुकूमत के पास हमने तो एक टाइम फ्रेम दिया है, और हम समझते हैं कि हुकूमत को पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात का, मुआशी हालात का, दहशतगर्दी का, और पाकिस्तान में जो आइन की और जमहूरियत की मुअत्तली है, मीडिया के ऊपर जो गैगिंग है, अगर इसका एहसास है, इन सब चीज़ों के होते हुए मुल्क आगे नहीं चल सकता। और मुल्क जो है, मुल्क की खातिर सबको दो दो कदम पीछे हटना पड़ेगा। ये अनाओं का मसला नहीं है, ये मुल्क की बेहतरी और रोशन मुस्तकबिल की बात है, आने वाली नस्लों की बात है। लिहाजा सब स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो शख्सियात हों या इदारे हों, उनको मिल के पाकिस्तान को आगे लेके जाना पड़ेगा। वो उसमें सियासी जमातें भी शामिल हैं, उसमें ताकतवर इदारे भी शामिल हैं, और उसमें अदलिया भी शामिल है, और उसमें पार्लियामेंट भी शामिल है। हुकूमत को हम डिजोरे यानी कानूनी हुकूमत नहीं मानते, लेकिन डिफैक्टो हुकूमत मान के हम उनके साथ बैठे हैं, बिकॉज हमारे पास मुज़ाकरात को हम समझते हैं कि वो एक सियासी वे फॉरवर्ड है और वो होने चाहिए। अब इसका नतीजा क्या निकलता है वो थर्ड सिटिंग के ऊपर मुनहसर है, हुकूमत उसको कैसे प्रेजेंट करती है। इट लॉट डिपेंड्स अपॉन देम। चलिए, हम भी उम्मीद रखते हैं और अच्छे की उम्मीद रखते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक सो मच फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।